पक्ष पर कि भाई महिलाओं की भागीदारी को क्यों नहीं बढ़ने दे रहे हैं, उसमें रोड़ा मत अटकाइए। बड़ी बात नंबर 3, 1947 यानी 2047 का मिशन, 5 से 7 साल में दशकों का काम करना, यानी आने वाले 7 सालों में कई दशकों के काम को परफॉर्म करना होगा, तभी इकोनॉमी में शक्ति आएगी, जीडीपी बूस्ट होगा। बड़ी बात नंबर 4, ग्लोबलाइजेशन का दौर खत्म हुआ है, आत्मनिर्भरता का दौर शुरू है। जी हां, डोमेस्टिक इंडस्ट्री के कंजम्पशन पैटर्न और उनको ग्रो करने के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। एसएमईज और एमएसएमई जो इंडस्ट्री है, मीडियम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज पर ज्यादा जोर सरकार का रहेगा। बड़ी बात नंबर 5, 1 करोड़ युवाओं को, जी हां, एआई ट्रेनिंग देकर उनको रोजगार की नई क्रांति से जोड़ा जाएगा। ये विजन है इंडिया का। लेकिन पाकिस्तान का विजन क्या है? आतंकियों को फंड करो, भारत में आतंकवाद फैलाओ। जी हां, पीएम मोदी के भाषण से जुड़ी एक बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी आपके लिए लेकर आया हूं दर्शकों, और वो आपको सुननी और समझनी चाहिए। औसत भाषण का जो वक्त था वो देखिए। आज का जो भाषण था 2026 का 76 मिनट का भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया। पीछे चलते हैं, 2025 में यह भाषण 103 मिनट का था। फिर मैं इसका औसत भी आपको बताऊंगा। साल 2024 में लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी जब भाषण दे रहे थे, 98 मिनट तक नॉनस्टॉप उन्होंने देश की उन्नति, तरक्की और विकास के बारे में बातचीत की। साल 2023 करीब 90 मिनट का भाषण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से दिया था। 2022 में वक्त घटकर 74 मिनट हो गया। जी हाँ, साल 2021 आता है। साल 2021 में प्रधानमंत्री ने 88 मिनट तक लाल किले की प्राचीर से राष्ट्र को संबोधित किया। 2020 का आंकड़ा भी जान लीजिए। 2020 में पीएम 90 मिनट तक बोलते रहे देश के विकास पर, देश के उत्थान पर। जी हाँ, उसके बाद साल 2019 में करीब 90 मिनट से ज्यादा उन्होंने बात की देश से, देशवासियों से। जी हाँ, 2018 में भाषण का वक्त 88 मिनट था। उसके बाद 2017 और 18 के बाद 2017 में 99 मिनट उन्होंने बात की। साल 2016 जब आया तो करीब 94 मिनट तक उन्होंने संबोधित किया। साल 2015 का आंकड़ा 88 मिनट का है, और साल 2014 जब बीजेपी सत्ता में आई, 65 मिनट का पीएम मोदी का भाषण था। इन सब का औसत निकालें तो करीब 70-75 मिनट होता है। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान का आर्थिक संकट, क्या आर्थिक संकट नेचुरली हुआ है या पाकिस्तान ने खुद पैर पर कुल्हाड़ी मारी है? इन्फो नंबर 1, कर्ज का ब्याज लगातार बढ़ता जा रहा है पाकिस्तान के ऊपर। हर साल $45 बिलियन का कर्ज चढ़ रहा है। इन्फो नंबर 2, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF पर निर्भरता अभी भी पाकिस्तान की कायम है। भारत ने ग्रो किया, पाकिस्तान की ग्रोथ स्टोरी खत्म होती दिखाई दे रही है। विकास खर्च पर बहुत दबाव है। टैक्स जो बढ़ते हैं वो जनता पर थोप दिए जाते हैं। इन्फो नंबर 4, टैक्स और ऊर्जा सुधार की जो चुनौती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है दर्शकों। देश के विकास की रीढ़ होती है, और यही तो दिक्कत है, यही तो मुश्किल पाकिस्तान के लिए है। जो इन्फो नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, टैक्स और ऊर्जा सुधार की चुनौती है। इस पर पाकिस्तान के इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स ने काम नहीं किया। तभी तो फ्यूल, खाने पीने का सामान, बिजली इस कदर महंगी है कि आम जनता उसको अफोर्ड नहीं कर पाती है। इन्फो नंबर 5, विदेशी फंडिंग की तलाश लगातार रहती है। विदेशी पूंजी निवेश का मसला बहुत है। फॉरेन रिजर्व बिल्कुल पाकिस्तान के पास नहीं है। इसे लेकर भी पाकिस्तान चिंतित है, और होना भी चाहिए। इन्फो नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, महंगाई और तेल का झटका लगातार लगा है। मिडिल ईस्ट में जिस तरह से जंग चल रही थी उसका खामियाजा भारत के साथ साथ पाकिस्तान को भी भुगतना पड़ा है। दुनिया के बहुत सारे मुल्कों में स्कासिटी हुई, लेकिन हमारे देश में पेट्रोल पंप एक भी बंद नहीं हुए, तेल की सप्लाई एक बार भी नहीं रुकी। आगे बढ़ते हैं दर्शकों। इन्फो नंबर 7, शिक्षा पर कम खर्च की चिंता। जी हाँ, शिक्षा पर खर्च नहीं करेंगे तो देश की युवा पीढ़ी कैसे ज़हीन बनेगी, कैसे आगे बढ़ेगी, कैसे देश को अपने कंधों पर लेकर आगे जाएंगे। एक बड़ा पैनल दर्शकों मेरे साथ जुड़ रहा है। स्वागत कीजिए विंग कमांडर आलोक सहाय साहब का, रक्षा विशेषज्ञ। सर बहुत बहुत स्वागत है, बहुत शुक्रिया, बहुत मुबारक 80वां स्वतंत्रता दिवस आपको सर। संजीव श्रीवास्तव मेरे साथ तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं, फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है सर। पंकज मिश्रा आपको तस्वीरों में दिख रहे होंगे, इज इकोनॉमिस्ट। और मेरे फाजिल दोस्त इरशाद अहमद, नेता है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। आपने कल मनाया, हम आज मना रहे हैं इंडिपेंडेंस डे। सबसे पहले मैं जाऊंगा ग्रुप कैप्टन आलोक सहाय के पास। आलोक जी, आज लाल किले की प्राचीर पर जब प्रधानमंत्री संबोधित कर रहे थे, मैं वहां पर था, और पिछले 70-80 सालों में देश कितना बदला, उसकी रूपरेखा, उसका विजन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण में दिया। बहुत गर्व महसूस होता है हमें कि जब 47 में हम आज़ाद हुए और आज हम जिस मकाम पर पहुंचे हैं उसके लिए सबने मेहनत की है। चाहे वो पंडित नेहरू का काल रहा हो, इंदिरा गांधी का काल रहा हो, राजीव गांधी रहे हो, एच डी देवगौड़ा रहे हो,
सभी का योगदान रहा है। लेकिन आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले की प्राचीर से भाषण दे रहे थे तो लग रहा था कि 2047 का जो विजन है वो हम हासिल जरूर कर लेंगे। लेकिन पाकिस्तान देखिए, कोई विजन नहीं है, आगे बढ़ने की ललक नहीं है, सिर्फ टेरर फंडिंग है। अमित जी नमस्कार। देखिए, ये मूलभूत परिवर्तन इसलिए है दोनों देशों में कि जब दोनों देश एक ही समय आजाद हुआ, उस समय भारत ने राजनीतिक स्थिरता, प्रशासनिक ढांचे, भविष्य के लिए दूरगामी सोचते हुए इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट, विकास, इसके तरफ ध्यान देना शुरू किया। डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की, विश्व स्तरीय इंस्टीट्यूशन की स्थापना की। उस समय तत्कालीन उसका प्रभाव नहीं दिखाई दिया, लेकिन धीरे धीरे आने वाले समय में हमने एक ऐसा वर्क फोर्स क्रिएट किया जो आज सिर्फ भारत में ही नहीं, विश्व में भी अपना डंका बजा रहा है। अमेरिका के जो नासा के साइंटिस्ट है उसमें भी ज्यादातर भारतीयों की संख्या है। तो इस पर भारत ने शुरू से ही ध्यान देकर के काम करना शुरू किया। हमने अपनी राजनीतिक जो ढांचा है उसको मजबूत किया, प्रजातांत्रिक मूल्यों को मजबूत किया। हमने विभिन्न भाषाएं, हमारे पास भी विभिन्न प्रकार की थी, विभिन्न भाषा के लोग थे। भाषा के आधार पर हमने राज्यों का भी गठन किया, हालांकि इस पर शुरू में शंकाएं हो रही थी। लेकिन देखिए, हमने अपने प्रजातांत्रिक मूल्यों को पकड़ते हुए कैसे विभिन्न भाषाओं को मिला करके देश को एकजुट बना के खड़ा किया, जो कि पाकिस्तान में नहीं हुआ। आप देखिए पाकिस्तान में क्या हुआ, वहां पर भी विभिन्न भाषा लोग बोलते थे, बंगाली बोलते थे, वहां बलूच बोलते हैं, पश्तून बोलते हैं। आज वहां अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग पाकिस्तान से बिखर रहे हैं। हमारे यहाँ अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग भारत से जुड़ रहे हैं संघीय ढांचे के अनुसार। तो ये हमने काम किया है अपने राजनीतिक ढांचा को मजबूत बनाने का, जिस पर पाकिस्तान ने काम नहीं किया शुरू से। और इसी कारण आज पाकिस्तान का बिखराव होता हुआ दिख रहा है। आप देखिए, सिर्फ इस्लाम के नाम पर किसी देश को आप खड़ा करेंगे, और उसमें भी इस्लाम जब होता है तब आप विभिन्न जाति धर्मों, विभिन्न रेसेस, विभिन्न तरह के भाषा बोलने वालों पर आप भेदभाव करेंगे, तो वही परिणाम होगा जो आज पाकिस्तान में हो रहा है। भारत में ये इसलिए ये चीज नहीं हुआ। दूसरी बात अमित जी मैं ये बताना चाहूंगा कि आप देखिए, भारत ने दूरदर्शिता के साथ बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस खड़े किए, हमने रोजगार खड़े किए, हमने एक ऐसा पढ़ा लिखा और विकसित वर्ग तैयार किया जो बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट बन गया। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट क्यों है? क्योंकि हमने ऐसे लोगों को तैयार किया, उनका आर्थिक विकास करके, कि न सिर्फ वो हमारे भारत की प्रगति में भागीदारी निभा रहे हैं, बल्कि वो एक बहुत बड़ा कंज्यूमर मार्केट भी है। और इसीलिए आप देखिए, पश्चिमी देश और विश्व के बड़े बड़े देश भारत से आज पंगा नहीं लेना चाहते हैं, वो भारत से जुड़ के और मिल के व्यापार करना चाहते हैं। तो ये मूलभूत अंतर है पाकिस्तान में और भारत में। पाकिस्तान में प्रजातांत्रिक और संघीय मूल्यों को नहीं देखा गया, 3-3 बार सैन्य शासन हुए। आज भी प्रजातांत्रिक सरकार कहने के लिए है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, लेकिन वहां राजनीतिक निर्णय वहां के सेना के प्रमुख लेते हैं। कोई भी दूसरे देश का सेनाध्यक्ष, दूसरे देश के हेड मुनीर साहब को बुलाते हैं डिस्कशन करने के लिए। किसी भी प्रजातांत्रिक देश में, विश्व में आप ये नहीं देखिएगा कि कोई सेना के अध्यक्ष को बुला करके राजनीतिक बातें की जाए, पॉलिसी डिसीजन दूसरे देश के लोग लें। तो ये बताता है कि आपके जो प्रजातांत्रिक मूल्य है, आपका जो राजनीतिक ढांचा है, वो कितना कमजोर है। और इसी का नतीजा है कि आज पाकिस्तान बिखराव की तरफ है। जी हाँ। जी, आप